नमस्कार। आज हम आप अध्ययन करेंगे सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण एवं संस्थाएं। इसके पहले हमने अध्ययन कर लिया था सामाजिकरण किस प्रकार होता है और सामाजिकरण का अर्थ क्या है। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण एवं संस्थाएं, यानी सामाजिकरण करने वाली व्यक्ति के सामाजिकरण करने वाली प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। क्योंकि व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया एक बहुत ही लंबी और जटिल है और इस काम में अनेक संस्थाओं या अनेक समूहों का योगदान रहता है, जैसे परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह, नातेदारी, ऐसे बहुत सारे समूह और संस्थाएं हैं जिनका सामाजिकरण में हाथ होता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जिनका व्यक्ति के सामाजिकरण में सहयोग देते हैं, जैसे उसकी आर्थिक और व्यावसायिक संगठन होते हैं। और भी इस प्रकार से कुछ प्राथमिक समूह होते हैं और कुछ द्वितीयक समूह होते हैं जो कि व्यक्ति के सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी सामाजिकरण करने वाली संस्थाओं में कुछ तो होते हैं प्राथमिक समूह और कुछ होते हैं द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह और कुछ होते हैं द्वितीयक समूह, यानी सेकेंडरी। प्राथमिक नहीं प्राइमरी और द्वितीयक नहीं सेकेंडरी, द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह में हम कह सकते हैं परिवार, पड़ोस, इसी प्रकार से उसके मित्र समूह, नातेदारी, विवाह, मित्र समूह, या हम खेल समूह भी कह सकते हैं जिनके साथ वो खेलता है, बालक खेलता है। नातेदारी, उसकी रिश्तेदारियां और विवाह। प्रमुख रूप से ये संस्था। और द्वितीयक संस्थाओं में व्यक्ति की द्वितीयक संस्थाएं के अंतर्गत जहां से व्यक्ति का सामाजिकरण होना है, उसकी शैक्षिक संस्था, जहां से उसने अध्ययन किया है वह संस्था, उसकी राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। आर्थिक संस्थाएं, जहां जिसका व्यक्ति सदस्य होता है। सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यावसायिक समूह, जातीय समूह, सांस्कृतिक समूह, जातीय समूह, उसके कुछ व्यक्तिगत समूह होते हैं। इन सबका व्यक्ति सदस्य होता है और वो कहीं ना कहीं इन सभी संस्थाओं द्वारा उनका सामाजिकरण होता है व्यक्ति का। हम इसको एक एक करके अध्ययन करेंगे इन सबको, जिसमें प्राथमिक समूह के अंतर्गत परिवार, पास पड़ोस, मित्र समूह, नातेदारी और विवाह आएंगे। और द्वितीयक समूह के अंतर्गत शैक्षिक संस्था, राजनीतिक संस्थाएं, व्यक्तिगत समूह, उसकी आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, जातीय समूह, इस प्रकार के जो है वो द्वितीयक समूह में आते हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे एक एक संस्था का कि किस प्रकार से उस व्यक्ति का सामाजिकरण होता है।
सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली अगर हम संस्था देखें तो वो है परिवार। परिवार के अंदर व्यक्ति का सामाजिकरण सबसे पहले प्रारंभ होता है, क्योंकि जन्म से ही सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सामाजिकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है। और बालक परिवार में जन्म लेता है, पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में आता है और परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाज, लोकाचार, संस्कृति आदि का ज्ञान होता है। परिवार में ही संस्कृति का ज्ञान होता है, लोकाचार का ज्ञान होता है, नहीं लोगों से किस प्रकार आचरण किया जाए, इस प्रकार से विभिन्न बातों का उसे परिवार में ही ज्ञान होता है। रीति रिवाज क्या है हमारे, तो ये सब परिवार में ही ज्ञान होता है। और समय की दृष्टि से भी परिवार सामाजिकरण करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। परिवार के अंदर भाई बहन और अन्य सदस्य, जिससे बच्चे का सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिनका बालक के सामाजिकरण पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। और वो उनके साथ रहकर, भाई बहनों के साथ खेलकर, वो अपने परिवार के सदस्यों को देखकर बहुत कुछ सीखता है। उनमें परिवार के सदस्यों के कारण ही पारस्परिक प्रेम, सहयोग की भावना, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा जैसे सद्गुणों का विकास होता है और वो वहीं से सारे गुण सीखता है। उसकी पुनरावृत्ति वो अपने खेल खेल में करता है, जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलता है। पुरस्कार और दंड के आधार पर भी वो उचित और अनुचित में भेद करना वहीं से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। उसमें नैतिकता के भाव पैदा होते हैं और वहीं से वो भाषा का प्रयोग किस प्रकार करना है, किसके साथ किस प्रकार की भाषा बोलना है, किसको क्या कहना है, किस प्रकार से, ये सारा का सारा भाषा भी वो वहीं से सीखता है। और परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के भिन्न भिन्न स्वभाव, यानी अलग अलग स्वभाव और रुचियों से बालक तालमेल बनाता है। इस प्रकार से परिवार के अंदर वो प्रेम, त्याग, बलिदान, आदर्श के मूल्य वो सीखता है। सहयोग, दया, परोपकार, इन सब गुणों का वो परिवार से ही विकास होता है। इसलिए हम शिशु की प्रथम पाठशाला भी परिवार को कह सकते हैं। परिवार को शिशु की प्रथम पाठशाला भी हम कह सकते हैं। और परिवार में भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। परिवार बालक के व्यक्तित्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण उसका सामाजिकरण प्रारंभ होता है। इस प्रकार परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है बालक के सामाजिकरण की। दूसरा, यदि हम सामाजिकरण की संस्था कहें तो वो खेल समूह या मित्र मंडली, मित्र समूह कह सकते हैं, मित्र मंडली कह सकते हैं, या खेल समूह, जिनके साथ बालक अपने बचपन में खेलता है, वो खेल समूह। सामाजिकरण के लिए चूंकि बालकों में मित्र समूह और खेल समूह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और परिवार के बाद बालक अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलता है और उनके संपर्क में आता है। वहीं पर उसे किसी परिस्थिति और वर्ग के मूल्यों से वो परिचित होता है। खेल समूह में बालक खेल के नियमों का पालन करना सीखता है और इसी के साथ वो दूसरों के नियंत्रण में भी रहना सीखता है। वहां पर वो अनुशासन सीखता है बालक, और वहीं से उसमें नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है उस खेल समूह के अंदर। और अन्य लोगों पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, सहयोग
प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना उसमें उस मित्र समूह से ही मिलती है। सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, इसी प्रकार से नेतृत्व के गुण, इन विभिन्न बातों का वहां से उस मित्र समूह से बालक मित्र समूह से सीखता है और वो अन्य लोगों के नियंत्रण में किस प्रकार रहा जाए वो भी वो इस मित्र समूह से ही सीखता है। इस प्रकार बालक मित्र समूह के साथ रहकर वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुकूल किस प्रकार ढलना है वो भी सीखता है और परिवार चूंकि समूह की भांति ही पुरस्कार और दंड उनको स्वीकृत या अस्वीकृत करना किसी चीज को वो भी मित्र समूह के अंदर और परिवार के अंदर सीखता है। तीसरा होता है पास पड़ोस या पड़ोस हम कह सकते हैं। बालक जहां रहता है उसके पास पड़ोस में किस प्रकार के लोग रहते हैं। पड़ोस का बच्चों के सामाजिकरण पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और युवाओं को सामाजिकरण में विशेषकर युवाओं में उस पास पड़ोस का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। नगरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत वो प्रभाव अधिक रहता है और अनजाने में ही बच्चे पड़ोसी से बहुत कुछ सीख जाते हैं। पड़ोस से ही बालक का सामाजिकरण बहुत अधिक रहता है। पड़ोसी से नए नए बातें सीखता है। स्नेह और प्यार से किस प्रकार रहा जाए, स्नेह किस प्रकार हो पड़ोसियों के द्वारा। बालक यदि उनकी बालक की आलोचना करते हैं तो समाज के अनुरूप व्यवहार करने की कला भी वो सीखता है। इस प्रकार पड़ोसियों से बालक बहुत कुछ सीख लेता है। उनके व्यवहार, वो किस प्रकार व्यवहार में रहे, किस प्रकार अपना आचरण अच्छा करे, किस प्रकार से सभी के साथ वो आचरण करे, ये बहुत कुछ बातें पड़ोसियों से सीखता है। चौथा होता है नातेदारी समूह। उनकी रिश्तेदारी, नातेदारी समूह के अंदर रक्त और विवाह से संबंधित सभी नातेदारियां आती हैं और नातेदारियों में कुछ प्राथमिक नातेदारियां होती हैं, कुछ द्वितीयक नातेदारियां होती हैं। इसी प्रकार से नातेदारियों के अंदर कुछ रक्त संबंधी नातेदारियां होती हैं, कुछ विवाह संबंधी नातेदारियां होती हैं। रक्त संबंधी नातेदारियां जैसे माता पुत्र, पिता पुत्र, ये सब रक्त संबंधी नातेदारियां हैं। और विवाह के अंदर पति पत्नी या उसके मामा भांजा, इस प्रकार की जो नातेदारियां हैं वो विवाह संबंधी नातेदारी के अंदर आती हैं। और रक्त और विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदारी नातेदारी समूह के अंदर आती हैं, जिसके अंदर भाई बहन, साला साली, सास ससुर, देवर भाभी, इस प्रकार के संबंधियों का व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता है। और इस संबंधों के प्रति व्यक्ति अपनी भूमिका में किस प्रकार रहा जाए, अपनी भूमिका बनाना सीखता है। भाई बहनों के साथ किस प्रकार रहा जाए, किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, अन्य रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो ससुराल वालों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उसकी साले सालियों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, सास ससुर के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। यदि इस प्रकार से वह व्यवहार करना सीखता है उस नातेदारी समूह में, और वहां से उसका सामाजिकरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। सामाजिकरण उसका होता है, वहीं से समाज में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए वो भी यहीं से सीखता है। बहुत सारी बातें यहाँ से सीखता है। और सभी संबंधों के प्रति व्यक्ति अपनी भूमिकाओं में, यानी अपनी भूमिका, जैसे
पिता की भूमिका क्या है, पुत्र की अपनी भूमिका अलग होती है, माता की अपनी भूमिका अलग होती है, भाई की अपनी भूमिका होती है, जो कि समाज में उसे पालना करती होती। इसी प्रकार से यदि हम हर रिश्तेदार की भूमिका देखें तो वो अपनी अपनी भूमिकाओं में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, और वो जिम्मेदारियां किस प्रकार से निर्वहन करते हैं वो वहां पर वो सीखता है बालक नातेदारी समूह के अंदर। और किसी के साथ घनिष्ठता किस प्रकार से रहा जाए या हंसी मजाक के साथ गंभीर संबंधों को किस प्रकार निभाया जाए, ये सारे बातें बालक नातेदारी समूह से सीखता है, व्यक्ति नातेदारी समूह से सीखता है। इस प्रकार नातेदारी समूह भी व्यक्ति के सामाजिकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसी के अंदर प्राथमिक समूह के अंदर ही अगली अगर संस्था कही जाए तो विवाह। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो वो जीवन में उसका एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, और चूंकि सामाजिकरण एक सतत प्रक्रिया है, वह जीवन भर चलती है सामाजिकरण, इसलिए व्यक्ति के सामाजिकरण के द्वारा वो विवाह के उपरांत बहुत कुछ अलग प्रकार की बातें सीखता है। विवाह के उपरांत पति और पत्नी के रूप में किस प्रकार से उनकी भूमिका होती है, या दोनों के लिए अलग अलग नई नई क्योंकि वो भूमिकाएं निभाता है, अपने ससुराल में अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, अपने घर परिवार में अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, पति पत्नी का रिश्ता किस प्रकार का होता है, या अन्य जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ किस प्रकार की भूमिका में रहा जाए। और पाश्चात्य देशों की तरह पति पत्नी का व्यवहार, चूंकि भारतीय समाज में एक बहुत अलग प्रकार का रिश्ता होता है, पाश्चात्य देशों में अगर देखा जाए तो वहाँ अलग प्रकार का रिश्ता होता है। भारतीय समाज, चूंकि भारतीय समाज की संस्कृति अलग है, भारतीय समाज में वह रहकर कुछ अलग प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, और पुरुष और महिलाएं जिन्होंने कभी भी एक दूसरे को देखा तक नहीं होता है, उनके अनुरूप ढलना सीखते हैं। अनुकूलन और सामंजस्य वो वहीं से सीखता है। वहीं आगे चलकर दादा दादी और नाना नानी, माता पिता आदि की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी भूमिकाओं का निर्वहन इस प्रकार वो जब और आगे चलकर विवाह के अंदर दादा दादी की भूमिका में किस प्रकार रहा जाए, नाना नानी की भूमिका में किस प्रकार रहा जाए, और पिता माता और पिता की परिस्थितियां उनके अनुकूल भूमिकाएं निभाना भी वो सीखता है। पारिवारिक जीवन के दायित्वों का निर्वाह किस प्रकार किया जाए, रिश्तेदारों और संबंधियों के अनुकूल व्यवहार किस प्रकार किया जाए, ये बहुत सारी भूमिका वो विवाह के उपरांत सीखता है। तो इस प्रकार प्राथमिक समूह के अंदर, सामाजिकरण के प्राथमिक समूह के अंतर्गत प्राथमिक अभिकरण या संस्थाएं, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत परिवार, मित्र संबंध, पास पड़ोस, नातेदारी और विवाह, ये 5 प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, और इन संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। परिवार में जहां वो जन्म लेता है वहां से उसका सामाजिकरण प्रारंभ होता है, और विभिन्न प्रकार की बातें सीखता हुआ वो अंत तक परिवार में रहकर विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में, सबसे पहले पुत्र के रूप में, फिर पति पत्नी के रूप में, उसके पश्चात दादा दादी के रूप में, चाचा चाची के रूप में, भाई बहन के रूप में,
नाना नानी के रूप में किस अलग अलग प्रकार की वो भूमिकाओं का निर्वहन करता है और अलग अलग प्रकार की भूमिका सीखता है परिवार में रहकर। इसी प्रकार उसके मित्र समूह के अंदर छोटे से जब वो बालक छोटा होता है तभी से वो मित्र समूह अपना बनाता है और मित्र समूह के अंदर वो बहुत सारी बातें सीखता है। यदि वो नेतृत्व करता है तो नेतृत्व के गुण आते हैं उसमें। यदि वो किसी अन्य के नेतृत्व में रहता है तो किसी के नेतृत्व में किस प्रकार रहा जाए और उसमें सहयोग किस प्रकार से किया जाए उसके गुण विकसित होते हैं। इसी प्रकार से पास पड़ोस के जाने अनजाने में बहुत सारी बातें वो सीखता है। और नातेदारी समूह के अंदर बालक अपने नातेदारों और रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, अलग अलग प्रकार की नातेदारियां किस प्रकार निभाई जाए वो सब सीखता है। और अंत में वो विवाह जब इसका होता है तो पति पत्नी के रूप में, दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। और इस प्रकार से वो इस सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाओं के अंदर इसका सामाजिकरण होता है। जीवन पर्यंत इसका सामाजिकरण चलता रहता है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक सामाजिकरण बालक का चलता रहता है। ये कुछ प्राथमिक संस्थाएं थी। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीयक संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि द्वितीयक संस्थाएं किस प्रकार व्यक्ति का सामाजिकरण करती हैं। और द्वितीयक संस्थाओं के अंदर बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, जातीय समूह हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उनमें व्यक्ति का सामाजिकरण किस प्रकार होता है वो हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।